वेल अभी तक पार्ट 2 तक हमने जितना डिस्कशन किया है, आज उससे आगे चलते हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पार्ट 3 और लास्ट वीडियो है, जहाँ पे सारे जो रिमेनिंग पोर्शन है, जो रिमेनिंग टॉपिक हैं, वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो मैं आपको कुछ लास्ट 2-3 स्लाइड में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, ताकि ये वीडियो, ये जो सारे जो अपकमिंग जो टॉपिक है, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए, मतलब एक चेन बन जाए। तो याद होगा कि हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था, पूरे फ्रांस की पॉपुलेशन जो थी बेटा, दैट वाज 28 मिलियन, जो कि याद होगा आपको 1794 तक हो चुका था। क्लियर, 1794 में इतना पॉपुलेशन हो चुका था फ्रांस का। लेकिन ये पॉपुलेशन को फ्रांस में डिवाइड कर दिया गया था 2 सेगमेंट में, शायद आपको याद होगा। क्लियर, नेशनल असेंबली के टाइम में, नेशनल असेंबली में इसमें एक्टिव और पैसिव 2 टाइप की सिटीजन्स होते थे, मतलब बेस्ड ऑन इलेक्शन बेसिस। तो इसका मतलब जिनके पास वोटिंग राइट्स होती थी वो एक्टिव होते थे, और जिनके पास नहीं है वो पैसिव हुआ करते थे। तो पैसिव की जो क्वांटिटी थी दैट वाज टू मच, बहुत ज़्यादा था। आप देखिए 21 + 3 ये टोटल पैसिव सिटीजन हुआ करते थे, जिसमें 21 मिलियन तो सिर्फ बेटा 21 मिलियन सिर्फ वोमेन, और फिर जो वोमेन हो गए, चाइल्ड्स हो गए। क्लियर, और साथ ही साथ दोज हु वर बिलो द एज ऑफ 25। लेकिन इन्हें कोई वोटिंग राइट्स नहीं था। इवन आफ्टर हमने ये देखा था कि जो 3 मिलियंस हैं वो अप्रोक्स वो लोग हैं जिन्हें वोटिंग राइट्स नहीं है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो टैक्स नहीं पे कर पा रहे, जितना टैक्स प्री डिसाइडेड है कि 3 टाइम्स ऑफ द डेली वेजेस, जो उस टाइम का वेजेस क्राइटेरिया था। लेकिन ऐसे में 28 मिलियन में सिर्फ 4 मिलियन ऐसे लोग थे जो कि टैक्स पे करते थे और जो वोट दे सकते थे, जो गवर्नेंस नेशनल असेंबली तक मतलब अपने वोट देकर नेशनल असेंबली वगैरह बना सकते थे, इलेक्टर्स वगैरह। तो ये चीज़ें आपको लास्ट वीडियो में याद होगा। हमने बताया था कि ये 4 मिलियन जो पीपल हैं, ये एक्चुअल में 4 मिलियन जो है 50,000 इलेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं अपना वोट देकर, 50,000। और ये 50,000 इलेक्टर्स 745 नेशनल असेंबली को, NA स्टैंड्स फॉर नेशनल असेंबली को चुनती थी। और ये इलेक्टेड 745 मेंबर और ये जो 50,000 इलेक्टर्स होते थे, ये कौन होते थे? ये वो होते थे जो उस टाइम पे, उस समय के ज़्यादा टैक्स पे, मतलब ज़्यादा टैक्स पेयर होते थे। खैर, उन्हें ये राइट्स मिलता था कि ये इलेक्टर्स बने या फिर नेशनल असेंबली बने। नेशनल असेंबली कैसे काम करती थी? ये अकॉर्डिंग टू मॉन्टेस्क्यू के अकॉर्डिंग काम करती थी। कैसा? आपको याद होगा कि उन्होंने डिफाइन किया था कि गवर्नेंस मस्ट बी डिफाइंड इन 3 डिफरेंट स्टेजेस। दोज आर एग्जीक्यूटिव, जो कि उस टाइम जो किंग होते थे, मतलब यहाँ पे बस इतना ये था कि किंग के जो पावर थे वो लिमिट हो गए थे, उसे नेशनल असेंबली देखती थी कि वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे डबल एरो ये दिखाता है कि क्यों किंग के पास कुछ वीटो पावर भी थे। ये भी हमने आपको लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर किया है। वीटो पावर मतलब किंग कुछ डिसीजंस डायरेक्ट ले सकते हैं, मीटिंग कॉल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। और इनडायरेक्टली इसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नेशनल असेंबली भी इसे कॉल कर सकती है, पूछताछ कर सकती है एग्जीक्यूटिव से, मतलब किंग से। अब नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि इनका जो होता था मिनिस्टर से भी, इनका जो होना, मतलब इनका जो देखरेख होता था वो मिनिस्टर से भी होता था। लेकिन आपको याद होगा कि ये जो 4 मिलियन जो वोटर हैं, 4 मिलियन जो हैं, जो पॉपुलेशन है फ्रांस का, ये इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन सिर्फ नेशनल असेंबली या इलेक्टर्स को वोट नहीं देते थे। क्लियर, इवन एक जो मॉन्टेस्क्यू के अकॉर्डिंग जो 3rd स्टेज जो था गवर्नमेंट का, जो 3rd ऑर्गन था, दैट इज जुडिशरी, ये उन्हें भी चुनते थे। आप यूँ कह सकते हैं कि ये जो 4 मिलियन पीपल हैं, ये 2 बार वोट देते थे, एक बार जुडिशरी इलेक्ट करने के लिए और एक बार एग्जीक्यूटिव, मतलब नेशनल असेंबली इलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ तक तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रखा था, लेकिन आप चीज़ों को समझिए, ये नेशनल असेंबली हम आगे जाके बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, आप इन चीज़ों को समझिए। तो खैर, याद रखना कि 4 मिलियंस को ही मिला हुआ है वोट देने के लिए, और नेशनल असेंबली को दे वर इलेक्टिंग। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होने के बाद अब हम चलेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज द फ्रांस एबोलिशस मोनार्की एंड बिकम ए रिपब्लिक। कैसे हुआ? अभी तो आपको दिख गया कि वो जो राजा हैं उनके पावर जो है बहुत लिमिट है,
क्लियर, मतलब मैं लुई 16 की बात कर रहा हूँ, सही समझा आपने, लुई 16 की बात कर रहा हूँ। अब क्या हुआ, लुई 16 के पावर लिमिट हो गए, तो इसके आसपास की जो कंट्रीज थी, आप समझ के लीजिए, लुई 16 ने यहाँ पे एग्री कर लिया कि ठीक है, जो भी नेशनल असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रही है, उन कॉन्स्टिट्यूशन को मैं मानने के लिए रेडी हूँ। क्योंकि याद करो, उस टाइम फ्रांस में, पेरिस में, वर्सेल्स में अलग अलग टेनिस कोर्ट वगैरह में अलग अलग रिवोल्यूशन हो रहे थे। तो इन सब चीज़ के अंडर में आके फाइनली ही डिसाइडेड कि लेट एग्री विद द न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट बाय नेशनल असेंबली। यहाँ पर नेशनल असेंबली याद होगा आपको, तो इन लोगों ने उसे मान लिया था, मतलब लुई 16 उसे एग्री कर गए थे। लेकिन इनके एग्री करने से बाकी जो नेबर स्टेट्स थे, जो नेबर कंट्रीज थी, वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो ये सोच रहे थे कि फ्रांस में अगर इतने बड़े इस लेवल पे अगर चेंजेस होता है, जहाँ पे मोनार्की सिस्टम ही खतरे में आ जाए, तो अगर वहाँ से लोग, हमारे देश के लोग भी, मतलब हमारे टेरिटरी के जो लोग हैं, सिटीजन जो हैं, वो भी अगर इंस्पायर हो जाते हैं, तो हमें भी, मतलब हमें भी सेम सिचुएशन से सफ़र करना हो सकता है। तो इन्होंने क्या किया कि, तो वैसे कौन से नेशन थे फ्रांस के जो नेबर्स थे बेटा, आप देखिए कि प्रूशिया, मतलब अगर मैं इसे देखूँ तो प्रूशिया हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया। तो इन लोगों ने क्या किया, सीक्रेटली किसका हेल्प करना शुरू कर दिया, लुई 16 का, कि नहीं अगर वहाँ पे, तो इन लोगों ने क्या सोचा कि सीक्रेटली जस्ट एक सीक्रेट बनाया जाए, एक सीक्रेट नेगोशिएशन बनाया जाए। उन्होंने किंग ऑफ प्रूशिया जो है, किंग ऑफ प्रूशिया और जो ऑस्ट्रिया है, ये दे वर वरीड अबाउट, रियली दे वर वेरी मच वरीड अबाउट कि इफ दिस चेंजेस सडनली हैपेंस इन दिस रीजन एज वेल, सो रियली दे विल लॉस्ट ऑल द पावर्स एंड ऑल द टेरिटरीज एज वेल। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए इन लोगों ने प्लान किया कि वी हैव टू सेंड द ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट्स दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस इन द फ्रांस। जो भी इवेंट्स फ्रांस में हो रहे हैं, उस सबको डाउन करने के लिए प्रूशिया और ऑस्ट्रिया ने डिसाइड किया कि लेट्स सेंड द प्रूशियन आर्मी एंड ऑस्ट्रियन आर्मी, ऑस्ट्रियन ट्रूप्स टू द फ्रांस, ये सारी। लेकिन इससे पहले कि ये सारी चीज़ें हो सकती थी इतनी ही देर में, मतलब ऐसा कब उन लोगों ने सोचा, 1789 तक ऐसा सोचा ही, समर 1780, लेकिन 1792 तक डिक्लेयर हो गया। नेशनल असेंबली ने, समझ के लीजिए, नेशनल असेंबली ये याद होगा आपको, टेनिस कोर्ट वर्सेल्स वाली बात याद होगी। नेशनल असेंबली ने वॉर डिक्लेयर कर दिया, किसके अगेंस्ट, इन्हीं दो कंट्री के अगेंस्ट, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट। ये बोले कि हम जो चेंजेस कर रहे हैं वो यहाँ के वेलफेयर के लिए है, तो फिर कोई दूसरा कंट्रीज इसमें क्यों इंटरफेयर करेगा, वो क्यों लुई 16 की हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसे में इन लोगों ने पहले, इससे पहले कि प्रूशियन और ऑस्ट्रियन ट्रूप्स आए, इससे पहले इन लोगों ने वॉर किया, और इस वॉर को उन्होंने नाम दिया, दिस वॉर इज एक्चुअली अगेंस्ट किंग्स वर्सेस किंग्स, पीजेंट्स और द पीपल्स अगेंस्ट किंग्स एंड एरिस्टोक्रेट्स। चलिए यहाँ तक समझ में है। लेकिन क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ, लोगों को मोटिवेट करने के लिए और लोगों की यूनिटी मेंटेन करने के लिए वहाँ पर बहुत सारे पैट्रियोटिक सॉन्ग्स भी गाए गए थे। याद होगा मार्सियलेज में, है ना, मार्सियलेज में लोग एक सॉन्ग्स लिया करते थे, आपको मैं कुछ चीज़ें याद दिला देता हूँ। तो वहाँ पे कुछ एक सॉन्ग्स गाया जाता था, दे वर एक्चुअली सैंग अ फ्यू सॉन्ग्स लाइक मार्सियलेज। एक्चुअल में ये सॉन्ग जो होता था, इस सॉन्ग्स को कंपोज जो किया था, ये जो सॉन्ग है एक्चुअल में मार्सियलेज इस सॉन्ग्स का नाम है, मार्सियलेज इस सॉन्ग्स का नाम है। और ये जिस शहर में, जिस सिटी में इसे फर्स्ट टाइम लाउड किया गया था, दैट वाज मार्सियली। अच्छा, तो इसे कंपोज किसने किया था? एक्चुअली दिस सॉन्ग वाज कंपोज्ड बाय रोजेट डी लिसल। ही वाज अ पोइट, वो एक पोइट थे। तो चूँकि ये पेरिस के टाइम में जब प्रूशिया और ऑस्ट्रियन ट्रूप्स के अगेंस्ट, जब फ्रांस की जो नेशनल असेंबली की जो आर्मी थी वो जा रही थी एज अ वॉलेंटियर वहाँ पे लड़ने के लिए, तो बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो उस टाइम ये सॉन्ग गाया गया था। और आज भी यही मार्सियलेज जो है बेटा, आज भी फ्रांस का नेशनल एंथम है। यू कैन से द मार्सियलेज इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस टिल नाउ। अभी तक ये फ्रांस इसे एज ए नेशनल एंथम, जिस तरह हमारा है ना, इसी तरह फ्रांस इसे
आज तक यूज़ करता है। खैर, यहाँ तक तो बातें समझ में आई इन चीज़ों, लेकिन क्या होने लगा, ये बहुत ज़्यादा वॉर, जो इतने रेवोल्यूशनरीज, जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे, जितने भी वॉलंटियर्स थे जो वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे थे अगेंस्ट द प्रूशियन एंड ऑस्ट्रिया, जो चाहते थे कि सच में चेंजेस हो और अगर इस चेंजेस को कोई ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है तो हम उसके अगेंस्ट स्टैंड लेंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा ये रिवोल्यूशनरी जो हो रहा था, इसमें बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे थे, इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी। इन सभी चीज़ों से लड़ने के लिए वुमेन्स भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूटेड थे कि वो अर्निंग लाइफ्स के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन इससे एक फ़ायदा ये हो गया था, अभी आप समझ के लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब नेशनल असेंबली आया तो नेशनल असेंबली 1791 में यहाँ की पब्लिक को, मतलब फ्रांस की पब्लिक को एक आज़ादी दे दिया था, एक पॉलिटिकल राइट मिल चुका था। यहाँ के पीपल को एक पॉलिटिकल राइट मिल गया था। क्या मिल गया था कि ये अपनी, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, फिर सुन के लो। नेशनल असेंबली जब आई थी, जब लुई 16 ने दबाव में आके बोल दिया था कि ठीक है, नाउ आई एम रेडी टू एक्सेप्ट द न्यूली ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन बाय नेशनल असेंबली, जब उन्होंने, तो उसमें 1791 में यहाँ की पब्लिक को एक नया पॉलिटिकल राइट मिल गया था कि वो अपना क्लब बना सकते हैं, वो अपना क्लब बना सकते हैं, वो वोट दे सकते हैं। मतलब यहाँ पर आप याद कीजिए, मैं इसलिए बोला था कि वो फर्स्ट स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप याद कीजिए कि बेटा उसमें 21 जो मिलियन है पीपल जो फ्रांस के, उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं था, क्योंकि दे वर मोस्टली वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस अंडर द एज ऑफ 21। लेकिन जो रेस्ट ऑफ 3 मिलियन जो वोट नहीं दे सकते थे क्योंकि वो टैक्स पे नहीं करे थे, नाउ दे ऑल आर अलाउड टू गिव देयर वोट्स। इन सबको अब वोटिंग अलाउ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन लोगों ने इस चीज़ के लिए, तो ये सभी उनको पॉलिटिकल राइट कब मिल गया था? 1792 में। 1791 में, इसी 1791 में जब नेशनल असेंबली एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट की थी, तो इन्हें एक अपना अपना, मतलब अपने अपने क्लब बनाने के लिए भी अलाउ हो गया था। इससे पहले लुई 16 ने इन सब पे बैन लगा के रखा था कि कोई भी क्लब से नहीं बनेंगे, तो लोग अपने क्लब बना सकते थे। उसमें लोग गवर्नमेंट के रूल्स, डिसीजंस उन पे डिस्कस कर सकते थे, है ना, गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ पे, उसके फॉर्मेशन पे, उसके एक्शन पे इसको डिस्कस कर सकते थे। बस इतना ही तो वेट था। 1791 में जहाँ पे पब्लिक को ये ऑफ़र मिला, ये आज़ादी मिली, पब्लिक ने नए नए बहुत सारे क्लब बनाए। कहा जाता है मोर देन 55 क्लब बनाया गया 1791 के बाद, जब फ्रेंच पीपल के पास ये पॉलिटिकल राइट्स मिला। उसमें जो सबसे ज़्यादा जो नोन और बहुत वेल नोन जो क्लब है वो कहलाता है जैकोबिन क्लब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से सुन के लो, जैकोबिन क्लब। ये जैकोबिन क्लब, इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि वहाँ पे एक बिल्डिंग है, आप समझ के लीजिए, वहाँ पे एक बिल्डिंग जो होता था जो कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करता था, जिसे हम लोग कन्वेंट कहते हैं। कन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब नाम था। तो वो एक्चुअल में पेरिस में है। ये बिल्डिंग कहाँ पे बेटा? पेरिस में। तो ये इस बिल्डिंग, ये जो कन्वेंट प्लेस है, दैट इज जैकोबिन प्लेस। तो चूंकि ये क्लब सबसे पहले यहीं पे ऑर्गेनाइज हुआ, यहीं पे पीपल से गैदर हुए, तो इस वजह से इसका नाम हो गया जैकोबिन क्लब्स, जिसे लीड कर रहे थे। समझ के लीजिए। तो क्वेश्चन ये है कि इस क्लब में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट किए थे? तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है सेकेंड वीडियोज में कि पूरी की पूरी फ्रांस की पॉपुलेशन 3 चीज़ों में, 3 अलग अलग स्टेट्स में बटी हुई है, डिवाइडेड है। तो फर्स्ट स्टेट कौन था बेटा? क्लर्जी। सेकेंड स्टेट नोबल्स। थर्ड स्टेट पीजेंट्स। पीजेंट्स और कुछ कंपनी वर्कर्स थे, जो कि थोड़े मिडिल क्लासेस का आप कह सकते हैं। तो इसमें कौन लोग थे? ये जो आपका जो जैकोबिन क्लब है, इसके मेंबर कौन लोग थे? तो इसको आपको जानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ये कुछ लेस प्रोस्पेरस सेक्शन था थर्ड स्टेट का। थर्ड स्टेट मतलब मैं पीजेंट्स की बात कर रहा हूँ, जो स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिशंस लाइक शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, जो वॉच मेकर्स हुआ करते थे, प्रिंटर्स एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेजेस वर्कर हुआ करते थे। तो इन लोगों का ये एसोसिएशन था, इन लोगों को इसी एसोसिएशन को लीड कौन कर रहे थे? यहाँ पे आप देख पाएंगे एक पर्सन इज लीडिंग द कंप्लीट groups of the people over here. That person name is Maximilien Robespierre. क्लियर? ये जो पर्सन आपको दिख रहे हैं, ये मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर। तो एक्चुअल में ही वॉज अ लीडर,
एक्चुअल में वो इसी चीज़ को लीड कर रहे थे। ही स्टार्टेड टू उनका एक अपना ही ट्रेडिंग था, वो कंप्लीटली लुईस 16 और जो ओल्ड मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोनार्की थी वो उस चीज़ के अवॉइड करते थे। ऐसा करने के लिए उन्होंने क्या किया, खुद जैकोबिन क्लब के जो मेंबर्स थे, मतलब मैं मेंबर्स में इनकी बात कर रहा हूँ, ये जो मेंबर्स थे इनका वेयरिंग, जो इनका ड्रेस कोड था उन्होंने बदल दिया कि मेन और वुमेन जो है दोनों ही स्ट्राइप है ना, दोनों ही स्ट्राइप एंड ट्राउजर्स पहनेंगे, स्ट्रिप्ड ट्राउजर, जो कि कभी भी नोबलिस्ट नहीं पहनते थे। उन्होंने ये बोला कि जो नी, आप समझ के लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चूंकि अगर आपको याद होगा तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा मैं आपको दिखा दूं कि जो नोबल्स होते थे वो नी ब्रीचेस पहनते थे, मतलब यहाँ तक उनके नीचे ये फिक्स होता था नी ब्रीचेस, है ना। आपको याद होगा पहले के मैं फर्स्ट वीडियो में इन सब चीज़ों को डिस्कस कर चुका हूँ बहुत अच्छे से, इसलिए आपको बहुत अच्छे से समझना है तो सारे वीडियोस को 1 बाय 1। तो नोबल्स जो होते थे नी ब्रीचेस पहनते थे, उन्होंने नी ब्रीचेस को अवॉइड किया। इन्होंने कहा कि नी ब्रीचेस मस्ट नॉट बी देयर, मतलब ये ऊपर वाले फैब्रिक्स और नीचे वाले फैब्रिक्स अलग होते थे, तो इन्होंने इसको अवॉइड करके ट्राउजर्स, मतलब स्ट्राइप जो स्ट्रिप्ड होते थे, स्ट्रिप्ड लाइंड जो होते थे, वो ट्राउजर्स को उन्होंने कॉमन किया। और एक्चुअल में उन्होंने बताया कि एक्चुअल में ये एक नोटेशन है, किस चीज़ का नोटेशन है, किस चीज़ का इशारा है, ये बताता है कि अब हम मतलब नोबल्स के अगेंस्ट हैं। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोलते थे कि ये बहुत ज़्यादा, एक्चुअल में ये ड्रेस कोड जो था एक्चुअल में डॉक वर्कर का, जितने भी डॉक वर्कर्स थे उनका ये ड्रेस कोड हुआ करता था, तो उन्होंने इस चीज़ को अडॉप्ट किया। इवन और वो ये चाहते थे कि जो फैशनेबल सेक्शन है सोसाइटी का, मतलब उनका इंटेंशन नोबल्स लोगों से था। लुई 16 मतलब जिस स्टेट से बिलोंग करते थे, सेकेंड स्टेट से, एक्चुअली ही जस्ट वांटेड टू अवॉइड ऑल द फैशनेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, स्पेशली नोबल्स एज आई टोल्ड यू, हु वर नी ब्रीचेस। नी ब्रीचेस मतलब जो मैंने अभी आपको बताया, क्लियर, इतना चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जैकोबिन्स जो है, जो लोग इस टाइप के ड्रेस कोड पहना करते थे, क्लियर, तो उन्हें क्या कहा जाने लगा, सेंसक्यूलोटोस का, है ना, सेंसक्यूलोट कहा जाने लगा। मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन इसमें एक फिल्टर ये लगा हुआ था, मैं आपको समझाता हूँ। जो इसमें मेन थे, तो मेन वर अलाउड टू वेयर रेड कैप। ये रेड कैप एक सिंबल लगता था, एक सिंबल होता था, इसका ये मतलब था, ये एक सिंबल जो था बेटा, ये लिबर्टी का था। ये कभी कभी 1 मार्क के क्वेश्चन में आ जाता है। what was the red cap actually signifies in sans-culotte, तो इन्हें sans-culotte कहता था। तो ये क्या सिग्निफाइज करता था, ये लिबर्टी मतलब आज़ादी एक टाइप, क्लियर। तो ये वही सिग्नल, लेकिन ये चीज़ रेड कैप वुमेन्स वर नॉट अलाउड, ठीक है। तो इन्हें एक्चुअल में क्वेश्चन ये आता है समटाइम्स, अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको एमसीक्यूज में चूंकि अब सीबीएसई अपडेट हो रहा है तो उनके पैटर्न्स को अपडेट हो रहे हैं, तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज मीन्ड बाय सेंसक्यूलर्स। सो देयर यू हैव टू राइट दोज हु विदाउट नी ब्रीचेस, मतलब जो नोबल्स वगैरह जो पहनते थे वो ड्रेस को अवॉइड करना, हु दोज विदाउट नी ब्रीचेस, दैट सिंपल। तो यहाँ तक होप सो कि आपको चीज़ें क्लियर आई, ठीक है। क्या होने लगा, मैं समर की बात बता रहा हूँ। समर 1791, देखो 1791 में इनको राइट से मिला था। 1792 तक जैकोबिन क्लब सोसाइटी में थर्ड स्टेट में इतना पॉपुलर हो गया था, इतना कॉमन हो गया था कि इनकी पॉपुलैरिटी पूरे फ्रांस में कॉमन हो गई, क्लियर, इतनी ज़्यादा होगी, मतलब इनको एक अच्छा स्ट्रेंथ मिल गया। फाइनली दे स्टार्ट, अब उसी टाइम में ड्यू टू इंसरेक्शंस की वजह से लार्ज नंबर ऑफ जो पेरिशियंस थे, दे वर एंगर्ड ड्यू टू यू कैन से शॉर्ट सप्लाईज ऑफ फूड एंड हाई प्राइसेस इन द, है ना, हाई प्राइसेस इन द फूड। तो इन सभी चीज़ की वजह से 10 अगस्त, ये समझ के लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समर की बात कही जा रही है तो जाहिर सी बात है समर के बाद अगस्त मंथ आएगा, तो 10 अगस्त में दे ऑल एक्चुअली प्लंडर्ड टुवर्ड्स द ट्यूलरीज। ये बेटा ट्यूलरीज है, ट्यूलरीज वो जगह होता है मतलब जहाँ पे किंग जो होते हैं और बहुत ज़्यादा किंग गार्डेड होते हैं, मतलब मैसेकर्स ऑफ गार्ड होते हैं जो किंग के इस रेसिडेंस को गार्ड करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब आपको यहाँ पे बहुत बारीकी से समझना है और बहुत इजी मैंने इसको फ्रेम किया आपको समझाने के लिए। तो इतनी ज़्यादा पीपल जो थी, जो जैकोबिन क्लब से थी, दे स्टॉर्म्ड towards the Tuileries and they destroy all the guards and everything, even they looted all the food grains or they hosted the Louis 16 out there। Louis 16 को उन्होंने कैप्चर कर लिया। अभी ट्यूलिरीज मैसेकर हुआ है, किंग्स गार्ड्स, ये सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन जो इनको मतलब होस्टिंग करने के बाद, लेकिन इनको होस्ट नहीं कर पाए ज़्यादा देर तक नहीं, कुछ
कुछ आर्ज ही किए थे कि एक नया डिसीजन कोर्ट से आया और इन्हें क्या किया गया, प्रिजन, इनको मतलब इन्हें जेल में डाल दिया गया। लेकिन ऐसा करने के बाद जस्ट कुछ टाइम के बाद यहाँ के पब्लिक को एक राइट से मिल गया कि नहीं, अब 21+ वाले भी वोट दे सकते हैं। दैट वाज वेरी, मतलब जो रिवोल्यूशन चल रहा था यूनिफॉर्म एडल्ट फ्रेंचाइज का, कि नहीं मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर पेइंग एनी टैक्सेस और नॉट, टैक्स नहीं भी पे करोगे लेकिन जिनका भी एज 21 से प्लस है वो वो वोट दे सकते हैं। मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर वेल्दियर, हैविंग वेल्दियर बैकग्राउंड, रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, दे ऑल हैव गॉट द राइट टू वोट। इन सभी को वोटिंग राइट्स मिल चुका था इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट। तो चलिए यहाँ तक चीज़ें क्लियर होती हैं। अब हम आते हैं कि देखते हैं कि कुछ समय के बाद क्या हुआ। अब वो जो है फ्रांस में देखिए नेशनल असेंबली, स्टेट जनरल्स के बाद कौन आ गया था बेटा, नेशनल असेंबली। देखो पूरा एक लिंक के साथ हम समझ रहे हैं तो बहुत क्लैरिटी आने वाली है। स्टेट जनरल के बाद अभी कौन आ गया, नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली को किसने बनाया था, 4 मिलियन ने बनाया था। 4 मिलियन को किसने बनाया, 4 मिलियन ने 50,000 इलेक्टर्स को बनाया था और 50,000 इलेक्टर्स ने, है ना, 745 नेशनल असेंबली को बनाया था। और नेशनल असेंबली एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर्स और जुडिशरी बाकी सभी चीज़ों को देखा करती थी। ये चीज़ें तो हमें याद है, अभी अभी हमने आपको बताया अभी। चलिए, नेशनल असेंबली जो कि राजा की पावर को लिमिट करती थी, समझ के लेना। तो अब क्या हुआ, फाइनली जब इतना सारा जो ट्यूलरीज पे जो मैसेकर हुआ, अब लुई 16 अरेस्ट हो गए, पूरा नोबेल्स के बहुत सारे लोग जो नोबेल्स थे नोबेल्स परिवार से थे, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। लेकिन अभी समझो ये सब होने के बाद जब अगस्त में ये सब सारी चीज़ें हुई तो यहाँ पर एक नए कॉन्स्टिट्यूशन, एक नया गवर्नेंस आ गया जिसे कन्वेंशन कहा गया। लेकिन 21 सितंबर 1792 में क्या हो गया कि अब पावर, पहले क्या होता था कि लुई 16 थे लेकिन उनकी पावर लिमिट थी। अब लुई 16 मतलब आप जो मोनार्क है उसे ही हटा दिया गया, मतलब देयर विल बी नो मोनार्क, मतलब कोई भी फ्यूडल सिस्टम नहीं रहेगा। उन्होंने इसे हटा दिया और पूरे फ्रांस को रिपब्लिक बता दिया गया कि फ्रांस ना इस कम्स अंडर द कन्वेंशन गवर्नमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 21 सितंबर में जो फ्रांस का जो मोनार्की सिस्टम हटा दिया गया था तो उसके बाद कौन सा गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था, तो कन्वेंशन। तो कन्वेंशनल गवर्नमेंट जो थी वो कंप्लीटली जो मोनार्क था, जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क था उसे एबोलिश कर दिया गया और फ्रांस को एक रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पर क्या होने लगा, तो अब गवर्नमेंट रन करने के लिए तो वो चाहिए, एक इलेक्टिव मेंबर चाहिए। इन्होंने कंप्लीटली अवॉइड किया कि नहीं, अब कोई हेरिडिटी मोनार्की नहीं रहेगा, मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। चलो, इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर एक जो पहले से लुई 16 जो कि अरेस्ट थे, जो हुआ सेंटेंस टू डेथ, तो इनको यहाँ की कोर्ट ने, समझ के लीजिए, यहाँ की कोर्ट ने इन्हें ट्रीजन के केस में ट्रीजन का चार्ज लगाते हुए इन्हें डेथ सेंटेंस किया। मतलब ट्रीजन मतलब होता है देशद्रोह, मतलब कुछ धोखा कर देना अपने ही नेशन के साथ, अपने ही प्रिंसली स्टेट के साथ, कुछ ऐसा कर देना जो कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट नहीं है। तो इनके लिए इन्हें मतलब ऑन 21 जनवरी 1793, याद रखना 1792 के बाद 1793 में इन्हें क्या हो जाता है बेटा, इट इज डेथ सेंटेंस। तो फाइनली लुई 16 इज हैंग्ड अप। लेटर ऑन उनकी जो वाइफ थी, क्या नाम था, मैरी एंटोनी, जो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी, उन्हें भी यही हुआ, बट ये सून आफ्टर तो उन्हें भी मिला। अब आता है, देखो अब तो लुई 16 खत्म हो गए, अब क्वेश्चन ये है कि पावर क्या कन्वेंशन में ही रहेगा, नहीं, अब चीजें देखो बदली। 1793 के बाद क्या हुआ, रेन ऑफ टेरर एक बीच में है कि अभी जैकोबिन क्लब बहुत इमर्जिंग पावर में है। जैकोबिन क्लब बोले या इन शॉर्ट बोले कौन, मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर। तो मैक्सिमिलियन का जो पूरा जो जैकोबिन क्लब का जो टाइम पीरियड है 1793 से 1794, ये जो टाइम पीरियड है 1793 से 1794, इसे ही रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। लेकिन समझिए अभी क्या होने लगा, इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है। रोबेस्पायर जो थे, क्लियर, ये थोड़े क्रूल नेचर के थे। इनका ये मानना था कि कोई भी जो भी इनिमी होगा, मतलब चूंकि फ्रांस तो अब रिपब्लिक हो चुका था, तो कोई भी अगर इस रिपब्लिक का नेशन, कोई भी रिपब्लिक के अगेंस्ट कुछ बोलता है तो वो मेरा भी दुश्मन होगा, मतलब कि वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशनली ही इज ए एनिमी ऑफ द फ्रांस। तो लाइक वो किसे समझते थे, एक्स नोबेल को समझते थे, क्लर्जीज को समझते थे। क्लर्जी देखिए फर्स्ट स्टेट,
नोबेल्स मतलब सेकेंड स्टेट, और मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, वो अदर पॉलिटिकल पार्टीज को भी मतलब इमर्ज होने नहीं देते, तो उन्हें भी वो मतलब उन्हें भी पनिश किया जाता था। इवन कभी कभी ऐसा होता था कि उनके ही मेंबर्स की, उनके ही पार्टी के लोग भी उनके लिए दुश्मन हो जाते थे। क्यों? क्योंकि जो मेथड ये अडॉप्ट किए हुए थे वो मेथड समटाइम्स उनके पार्टी के लोग ही नहीं मानते थे। क्यों? क्योंकि दैट वाज वेरी रिलेंटलेसली रन थ्रू आउट द फ्रांस। रिलेंटलेसली मतलब होता है बेटा, मतलब कि जस्ट रन कर देना बिना ये सोचे कि वेदर इट इज इन द फेवर ऑफ होल ऑफ द नेशंस और नॉट। चलिए अब यहाँ पे चीज़ें समझ में आती है। अब जैकोबिन क्लब के जो हेड है, तो यहाँ पे क्या होता था कि जो लोग जैकोबिन क्लब मतलब मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर की बात नहीं मानते थे, कॉन्स्टिट्यूशनली जो बातें नहीं मानते थे, उन्हें क्या किया जाता था? उन्हें अरेस्ट किया जाता था, इम्प्रिशन किया जाता था, फिर उन्हें पनिश भी किया जाता था। लेकिन पनिश अगर इफ़ दे फाउंड गिल्टी देन दे वर गुलेटाइंड। गुलेटाइंड का मतलब होता है बेटा, ये आप देख लीजिए, गुलेटाइंड एक समझ के लेना, गुलेटाइन बस ये एक डिवाइस है जिसमें ये आपको दो सिलेंड्रिकल पोल दिख रहे हैं आपको, ये जो आपको दो सिलेंड्रिकल पोल दिख रहे हैं आपको गुलेटाइन, तो इसमें ही ये दो सिलेंड्रिकल पे, इस पे ही ये एक्चुअल में आप कह सकते हैं बेस है, और इस पे एक ब्लेड माउंट है। अगर आप देखेंगे ये ब्लेड माउंट है, तो इसमें क्या होता था कि बॉडी को इसके रख कर वो ब्लेड को रिलीज कर दिया जाता था डाउनवर्ड में। यू कैन से इन सिंपली इट वाज वेरी 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 brutal, very unexpected types of instrument where the person who found guilty has to be punished. So this was इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट था वहाँ रोबेस्पायर के अकॉर्डिंग, इतना जैसे कि लोग गलती करने से पहले या रोबेस्पायर के अगेंस्ट जाने से पहले बहुत बार सोचा, कोई भी सोचेगा, सेम सिचुएशन था। तो दीज थिंग्स मतलब वो ये चाहते ही नहीं थे कि रिपब्लिक नेशंस के बाहर कुछ भी हो। इवन उन्हें गुलेटाइन किया जाता था, क्योंकि इसका नाम गुलेटाइन इस वजह से पड़ा क्योंकि इसके जो इन्वेंटर हैं उनका खुद नाम है डॉक्टर गुलेटाइन, तो इन्हें गुलेटाइन किया जाता था। अब देखो रोबेस्पायर गवर्नमेंट बहुत सारे लॉज निकाले, जिसमें कि जैसे मैं आपको कुछ लॉज की बात बता दूं, उन्होंने लॉज निकाला, स्ट्रिक्ट रूल्स था उनकी तरफ से कि एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन, मतलब कि जो एक्सपेंसिव फूड वगैरह है वो सिर्फ फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट वाले नहीं खाएंगे, मतलब कोई भी नहीं यूज़ करेगा, सभी लोग एक ही टाइप के फूड फ्लोर्स लेंगे, क्लियर, कोई भी चीज़ें। दूसरी चीज़ था पीजेंट्स फोर्स टू सेल इन द मार्केट एट फिक्स प्राइस, मतलब पीजेंट्स जो अपना प्रोडक्ट बेचते थे, जो उनका जो फूड ग्रेन्स होता था उन्हें वो मार्केट में बेचना पड़ेगा जहाँ पे फ्रांस की आर्मी है, और साथ ही साथ वो किस रेट में बेचेंगे वो पीजेंट्स डिसाइड नहीं करेंगे, मतलब सेलर डिसाइड नहीं करेगा, उसे कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट, मतलब रोबेस्पायर की जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेंगी। सो ये सारी चीज़ें रिलेंटलेस दिख रही हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट था, हालांकि ये चीज़ अच्छी तो है क्योंकि सभी को इक्वल वेजेस मिलेगा, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, एक पॉइंट से देखा जाए तो दिस थिंग्स आर गुड। इवन एक्सपेंसिव चीज़ सभी को नहीं मिलेगा, तो सभी को इक्वली खाना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। even ceilings on wages and prices and promoted even जो wages होते थे वो भी फिक्स कर दिया गया कि 8 आवर्स में अगर किसी वर्कर्स को काम करवाना है तो उसे कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, मतलब मिनिमम सैलरी डिसाइड हो गया, किस चीज़ के कितने प्राइसेस होंगे वो भी। और उन्होंने बोला कि अब फ्रांस में कोई सर और मैडम वर्ड यूज़ नहीं करेगा। क्यों नहीं यूज़ करेगा? क्योंकि ये नोबल्स लोग यूज़ करते थे, लुई 16 के टाइम में यूज़ होता था। फाइनली ही कंप्लीटली बैन टू यूज़ द वर्ड ऑफ सर एंड मैडम। सर मतलब मेन के लिए और मैडम मतलब वुमेन के लिए। तो इंस्टेड ऑफ दैट एवरीवन मस्ट कॉल टू वन अनदर लाइक ए वर्ड सिटियन, है ना, सिटियन। इसका मतलब होता है बेटा सिटीजन, है ना, हर कोई एक दूसरे को सिटीजन मतलब फ्रेंच सिटीजन करके कॉल करेगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इवन चर्चेज जो थे दे वर शट डाउन, इन सभी चर्चेज को मतलब गवर्नमेंटल बिल्डिंग में, बैरक्स में और ऑफिसेस में बदल दिया गया, मतलब चर्चेज जो क्लर्जी के हैंड में रहा करते थे, है ना, तो इन सब चीज़ों को ले लिया गया। तो लेकिन ये सारी चीज़ें करना थोड़ा अलग तरीके से करते तो पब्लिक को ऐसा नहीं लगता कि कोई हमसे फोर्सफुली करवा रहा है। तो फाइनली रोबेस्पायर बहुत हाईलाइटेड हो गए। इवन
ही मतलब कोर्ट ने ही, उनकी कोर्ट ने उन्हें गिल्टी बताया और फाइनली यू कैन से ड्यू टू रोबेस्पायर परस्यूडेड हिज पॉलिसीज so relentlessly, that's why even his supporters began to demand moderations. But later on, finally, in the month of July 1794, he arrested and the next day he guillotined. मतलब जिस चीज से वो दूसरों को मतलब पनिश करते थे, वो खुद उसी चीज से पनिश हो गए। क्लियर। अब देखो इनके बाद क्या हो गया, इसी पीरियड को रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। अब तो रोबेस्पायर भी खत्म हो गए, समझ के लो, अब तो रोबेस्पायर भी खत्म हो गए। अब यहाँ पे कौन आएगा, अब तो कन्वेंशन रूल रहा ही नहीं बेटा, अब कौन आ जाएगा, एक नई रूल आ जाएगी जिसे हम लोग बोलेंगे डायरेक्टरी रूल। अब डायरेक्टरी रूल आ गई फ्रांस में, देखो किस तरह चेंजेस हो रहे हैं। लोग मतलब फ्रांस तो परेशान हो गया होगा कि एक नेशन स्टेट बनने के लिए, रियली। चलिए अब देखते हैं कि जैसे ही जैकोबिन क्लब, जैसे ही रोबेस्पायर गए, अब यहाँ पे क्या आ गया, एक नई डायरेक्टरी रूल आ गई। मतलब अब उसे कौन चलाएगा, जो मिडिल क्लासेस होते थे। आपको याद होगा कि थर्ड स्टेट में है ना, मिडिल क्लासेस, जो मिडिल क्लासेस होते थे वो थर्ड इसके, और मिडिल क्लासेस कौन होते थे, जो एजुकेटेड होते थे, जो टीचर होते थे, है ना, जो बिजनेसमैन होते थे, जो ट्रेडर होते थे, जो लॉयर्स वगैरह होते थे, वो होते थे। उनमें से भी वेल्थियर सेक्शन, जिनके पास मतलब वेल्थ था, लैंड वगैरह थे, जिनके पास टैक्स पे करने वाली एबिलिटी थी, इनके पास पूरी की पूरी फ्रांस की अब बागडोर आ गई कि वेल्थियर मिडिल क्लासेस, यू कैन से, दे सीज द पावर ऑफ द फ्रांस। लेकिन व्हाट हैपन, दे एक्चुअल में दे ड्राफ्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन नेम्ड एज डायरेक्टली एज इट इज मेंशन ऑन द टॉप। अब इन्होंने क्या किया कि एक नई डायरेक्टिव बनाए, क्योंकि ये सभी एक्सपीरियंस हो चुके थे कि अगर वापस रोबेस्पायर जैसा वन हैंड में पावर रहेगा तो फिर से पावर का मिस यूज होगा। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड मिस यूज ऑफ दोज पावर दैट इज कंसेंट्रेटेड इन वन हैंड, इट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन मोर देन वन हैंड। तो इन ऑर्डर टू डिवाइड द पावर, तो उन्होंने क्या किया, वापस एक चीज तो उन्होंने, जैसे ही मिडिल क्लासेस आए, उन्होंने क्या किया, जिनको भी 21 प्लस के साथ, मतलब जब जैकोबिन रोबेस्पायर आए थे तो उन्होंने 21 प्लस सभी मेन को अलाउ कर दिया था वोट देने के लिए। लेकिन जैसे ही रोबेस्पायर है ना हैंड ऑफ हुए, उसी टाइम मतलब जब वो गुलेटाइंड हो गए, तो उसी टाइम ये पावर वापस पब्लिक से छीन ली गई। मतलब 21 प्लस वाले अब वोट नहीं देंगे जो भी टैक्स पे नहीं करते हैं। लो, मतलब फिर से स्टोरी बैक चल रही है, हिस्ट्री बैक हो रहा है। तो मतलब सब कोई वोट नहीं दे सकता, यहाँ पे ये मतलब है। दूसरी चीज, जो ये नई मिडिल क्लासेस थी, इन्होंने जो डायरेक्टरी रूल बनाया था, इनके अकॉर्डिंग दो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बने। दो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है बेटा, एक डायरेक्टरी बनाएगा और उस डायरेक्टरी में 5 मेंबर्स रहेंगे। क्या कहा मैंने, एक डायरेक्टरी बनाएंगे, उस डायरेक्टरी में 5 मेंबर्स रहेंगे। अब 5 मेंबर्स कहने का मतलब समझो, इसका मतलब है पावर जो है 5 लोगों के हाथ में, मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूट है। तो ये ऐसा उन्होंने क्यों किया था, रोबेस्पायर के लाइफ को, रोबेस्पायर के मोमेंट को इंस्पायर होके, कि यार नॉट इंस्पायर होके, मतलब उस मोमेंट से निकलने के बाद वो नहीं चाहते थे कि पावर वन हैंड में कंसंट्रेट हो। तो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल होती थी वो इनको देखती थी, मतलब वो इन्हें डिसमिस कर सकती थी। तो अभी समझो बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब इतने ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, समझ के लेना, मज़ा आएगा। तो क्या होने लगा कि डायरेक्टरी अब डर के रहती थी, अगर इसने कुछ भी थोड़ा किया तो इधर से लेजिस्लेटिव काउंसिल से ऐसे धमकी मिलता था, मैं तुम्हें डिसमिस कर दूंगा। तो इन दोनों के बीच में बहुत फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, मतलब इतना ज़्यादा कि हफ्ते हफ्ते में इनके बीच में वॉर, मतलब लड़ाइयाँ होने लगती थी, कॉन्फ्लिक्ट, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। ऐसे में इसी कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में यहाँ की जो फ्रांस के आर्मी के जो हेड थे, नेपोलियन बोनापार्ट, वो उन्होंने कॉन्कर कर लिया। मतलब तुम लोग लड़ते रहो, फायदा मैं उठाऊंगा, कुछ ऐसा हो गया। फ्रांस के जो नेपोलियन थे वो आ गए। लेकिन इनका आना बहुत सारी चीज़ें, मतलब अब तक फ्रांस में ये समझ में आ गया, ऑल दीज चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉज एंड फ्रैटर्निटी रिमेन स्पैनिंग आइडियाज ऑफ मोटिवेशनल पॉलिटिकल मूवमेंट। फ्रांस और रेस्ट यूरोप में ऐसे ही कुछ चीज़ें चलने लगी। अब देखिए क्या हुआ इस चीज़ का। अब यहाँ पे एक बीच सेक्शन में आपके टेक्स्ट बुक में एक चीज़ मेंशन है कि क्या वुमेन्स का क्या रोल रहा। तो डिड वुमेन हैव अ रिवोल्यूशन। तो चलिए चेक करते हैं इसमें क्या है। एक्चुअल में क्या हुआ कि इंटायर फ्रेंच रिवोल्यूशन में, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, जब शुरू से ये रिवोल्यूशन चल रहा था, तो इसमें वुमेन्स वर एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द सो मेनी डिफरेंट रिवोल्यूशन to coming out from this
to overcome from the Louis XVI monarchical constitutional and so many others. जितने जैसे वर्स्ट सिचुएशन होते थे, इवन दे हैड टू वर्क फॉर सर्वाइवल, क्योंकि इनके जो मेंबर होते थे, है ना, तो वुमेन्स के वो तो मतलब रिवोल्यूशनरीज होते थे, वो रिवोल्यूशन में उनका बहुत ज़्यादा वक्त निकल जाता था। तो पूरी फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रन द फैमिली, दे हैव टू वर्क इन थ्रू आउट द डे, लाइक दे हैव टू collect the break in order to run the family, they have to weave the cloths, even they have to sell in the market like vegetables and fruits, even after they have to, so many women have to work under the nobles family के यहाँ ये काम करते थे, उसके अंडर में काम करते थे पूरे दिन, मतलब सारी चीज़ें, मतलब मल्टीपल वर्क हो रहा था इनका। उसके बाद इवन ये एम्प्लॉयमेंट के लिए इनके पास वोटिंग राइट्स भी नहीं था, तो बहुत सारे नो एक्सेस ऑफ एजुकेशन, लो वेजेस मिलते थे, लो वेजेस मतलब एज कम्पेयर टू मेन, मतलब इससे ज़्यादा काम लेकर के उन्हें उतना ज़्यादा नहीं दिया जाता था। इस तरह से वुमेन्स ने कंटिन्यूसली रेवोल्यूशन मेंटेन किया अपने राइट्स को डिमांड करने के लिए, है ना, मांग करने के लिए। तो एक क्लब याद होगा, जैकोबिन क्लब के बाद जो नेक्स्ट ईयर में ही इन्होंने क्या किया कि दो रिवोल्यूशनरी, ऐसे तो बहुत सारे उन्होंने क्लब बनाए, लेकिन दो क्लब बहुत फेमस है, द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड द सेकेंड वन इज रिपब्लिकन वुमेन। ये दोनों क्लब बहुत फेमस है, वुमेन्स ने बनाया। ऐसे बहुत सारे क्लब, जिस तरह जैकोबिन क्लब बना था, ठीक है, इस तरह ये भी क्लब बने। उसके बाद इस क्लब के बाद फाइनली दे स्टार्टेड टू हैव मैनी रिवोल्यूशन अक्रॉस द फ्रांस एंड वुमेन्स वर डिसअपॉइंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, दे रिड्यूस टू, आपको याद होगा वुमेन्स जो 21 मिलियन में आती थी, ये पैसिव थी, याद होगा आपको, पैसिव उन्हें कहा जाता था जिन्हें वोटिंग राइट्स नहीं था, ये पैसिव सिटीजन में आती थी। तो इन सब के लिए उन लोगों ने 1791 से ही रिवोल्यूशन कर रहे थे, वो अपनी डिमांड कर रहे थे कि नहीं, हमें भी वोटिंग राइट्स होना चाहिए, हमें भी इक्वल वेजेस के लिए अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, हमें भी एजुकेशन और सर्टेन जो हमारे राइट्स है वो हमें मिलने चाहिए। तो इसके बाद इन्हें जो राइट्स मिलने शुरू हुए लेटर 1 ईयर के बाद ही, नेशनल असेंबली के 1 ईयर के बाद ही फ्री मैरिजेस इन्हें मिला, मतलब कि अब ये जहाँ चाहे जिससे चाहे वो शादी कर सकती हैं। इनके पास डाइवोर्स का भी ऑप्शन आ गया, मतलब आप सिर्फ मेन ही डाइवोर्स नहीं देंगे, मतलब वुमेन भी दे सकती हैं। इनके पास राइट टू वोट आ गया, पहले नहीं था, अब इवन फाइनली दे वॉन द दिस राइट इन द ईयर ऑफ 1946, जस्ट 1 ईयर अर्लियर देन इंडिया गॉट फ्रीडम। एंड इनके पास एजुकेशन एक्सेस भी आने लगे, तो मतलब इनके रिवोल्यूशन की वजह से इनका फ़ायदा हुआ है, क्लियर। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इन लोगों ने स्ट्रगल किया टाइम टू टाइम, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर 1946 का ये जो है फ्रांस का जो इनको जो रिवोल्यूशन हुआ, अब आता है नेक्स्ट पैसेज आपका, दैट इज अबाउट एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखो क्या होने लगा कि इंटायर यूरोप में ये कुछ 3 जो हैं आपके जो कैरेबियन, आप ये कह सकते हैं पोर्ट जो हैं, जो पोर्ट रीजन जो है, जैसे आप ग्वाडेलूप फ्रांस का देखिए, डोमिनिका देखिए और साथ ही साथ मार्टिनिक देखिए, ये 3 जो हैं यहाँ पे इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा मतलब वो होता था, फर्टिलाइजेशन होता था, लाइक इंडिगो, उसके बाद शुगर, उसके बाद टोबैको और साथ ही साथ कॉफ़ी का। यूरोपियन कंट्री में इन सब चीज़ों का बहुत डिमांड था, यूरोपियन कंट्री मतलब फ्रांस वगैरह में इन सब चीज़ों का बहुत डिमांड था। लेकिन जहाँ से ये आता था, याद होगा आपको अमेरिका की वो 13 कॉलोनीज, है ना, तो वहाँ पे एक्चुअल में इसका बहुत ज़्यादा डिमांड, ये अमेरिकन की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो 13 कॉलोनीज, क्लियर। यहाँ पर एक्चुअल में ये रिसोर्सेज होते थे, लेकिन यहाँ पे आके जॉब करेगा कौन? जितने भी प्लांटेशन वर्कर थे वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। फाइनली क्या हुआ कि यूरोप में, आप समझ के लो, यूरोप में कौन है? फ्रांस है, क्लियर। यूरोप में कौन है? फ्रांस है। फ्रांस ने एक ट्रेडिंग शुरू कर दी, ट्रेडिंग मतलब स्लेवरी का, मतलब वर्कर्स की ट्रेडिंग शुरू कर दी। इसने यहाँ से क्या किया, वर्कर्स भेजे बेटा कहाँ पर? अफ्रीका में। अफ्रीका से ये वर्कर्स को भेजा जाता था इन्हीं अमेरिका में, और अमेरिका में जो रॉ मटेरियल्स होते थे उन्हें, है ना, उसे कन्वर्ट करके वो रॉ मटेरियल्स, मतलब वहाँ से रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करके फ्रांस लाया जाता था, फिर वहाँ से वो मैन्युफैक्चर गुड्स अफ्रीका के मार्केट में बेचा जाता था। मतलब इन चीज़ों को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन फ्रांस के जिस 2 पोर्ट से ये काम किए जाते थे, मतलब मैं इन 2 पोर्ट्स क्या, एक का नाम क्या था बेटा? बॉर्डो एक्स। आज भी ये बहुत ज़्यादा रिच पोर्ट्स में से एक है, क्योंकि
ये बहुत पहले से ये पोर्ट्स अंडर फंक्शन में है, ठीक है। नैंटेस दूसरा है। तो ये क्या करते थे, ये वहां से, तो एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है, एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं ट्राइंगुलर स्लेवरी, है ना। यू कैन से द ट्राइंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिकन। फ्रेंच merchants they started to sell the ports of Bordeaux and Nantes to African coast. Later on, finally, जब ये सारी चीज़ें बहुत होने लगी तो याद होगा जैकोबिन क्लब आए थे। जैकोबिन क्लब ने बेटा एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, मतलब स्लेवरी के ट्रेड को बंद कर दिया था। बोला था कि नहीं, ये स्लेवरी ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इस चीज़ को बंद कर दिया था, जैकोबिन क्लब ने इसे उन्होंने बंद कर दिया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, नेशनल असेंबली सुन के लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल असेंबली इसे नहीं कर पाई थी क्लोज। क्योंकि नेशनल असेंबली इसलिए नहीं कर पाई थी क्योंकि हालांकि पूरे, अगर मैं आपको बताऊं तो कंप्लीट 17 से लेकर कंप्लीट करीब कंप्लीट एंटायर 18th सेंचुरी 1705 से लेकर कंप्लीट 1792 तक ये डिबेट में था नेशनल असेंबली में कि स्लेवरी ट्रेडिंग बंद होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कर रहे थे। रीज़न क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि बेटा फ्रांस की बहुत बड़ा इकोनॉमिक जो इनकम का जो सोर्स था इसी स्लेवरी ट्रेडिंग से मिलता था। मतलब they were thinking that if they are going to impose their rule, they were having a fearing of opposition from businessmen whose incomes actually depended on the slave trading से होता था। इस वजह से ये लोग इसे बंद नहीं कर पाए। लेकिन इनके बाद कौन आया? जैकोबिन क्लब। इन्होंने इसे बंद कर दिया। लेकिन फिर जस्ट आफ्टर 10 इयर्स के बाद कौन आए? वहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट आ गए। मतलब एक मैंने आपको बताया ना कि एक मिलिट्री डिक्टेटर आ गए, नेपोलियन। मैंने आपको बताया था जब लेजिस्लेटिव काउंसिल और जो वो 5 मेंबर जो डायरेक्टरी आपस में लड़ती थी तो उनके बीच में कौन आ गया था? नेपोलियन। क्योंकि नेपोलियन क्या थे? ये एक मॉडर्नाइजर थे। तो उनको ये मानना था कि अगर फ्रांस को बहुत ऊपर लेके जाना है, बहुत प्रोग्रेस करना है, तो हमें ट्रेडिंग पे ध्यान देना चाहिए। इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि ट्रेड किसका कर रहे हैं, वो वापस इस चीज़ को रिज्यूम कर दिए। जस्ट 10 इयर्स के बाद ये सारी चीज़ें फिर से रिज्यूम हो गई उसके नेपोलियन बोनापार्टी के टाइम में। चलिए यहाँ तक। फिर फाइनली एट द एंड नेपोलियन बोनापार्ट को भी जब खत्म हो गया, उनका भी अस्तित्व खत्म हो गया, तो 1848 में ये फाइनली बैन हो गया और तब से लेकर अब तक बैंड ही है। अब चलिए रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ में हम देखते हैं क्या है। रिवोल्यूशन इन एवरीडे में लुई 16 क्या करते थे, अब इस चीज़ को समझिए। लुई 16 हो गए या फिर जो जैकोबिन हुआ करते थे, जो मैं रोबेस्पायर की बात कर रहा हूँ, ये लोग अपने, ताकि पीपल अपने अंदर कोई ग्रुप मैसेज सर्कुलेट ना कर लें, उनको गवर्नमेंट से अगेंस्ट कोई भी चीज़ें आपको रेज ना कर लें, इन सब चीज़ों के लिए जो पब्लिक कम्युनिकेशन बेसिस था, लाइक न्यूज़पेपर, पैम्पलेट या फिर बुक्स वगैरह, ये सब क्या होती थी, तो इन लोगों ने एक सेंसरशिप बना के रखा था। ये सेंसरशिप पहले इन सबको चेक करती थी क्या कि इसमें कहीं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज तो नहीं किया गया, उनके अगेंस्ट कुछ लिखा हुआ तो नहीं है। ये पब्लिकली अगर वायरल हो जाएगा तो पब्लिक बात करने लगेगी, पब्लिक रिवोल्यूशन करने लगेगी। तो पहले सेंसरशिप इसे चेक करती थी। सेंसरशिप बिल्कुल ऐसा है जैसे कि इंडिया में बॉलीवुड है, बॉलीवुड में कोई भी मूवी पहले वहाँ पे चेक होती है, तब मूवी वहाँ से सेंसरशिप बोर्ड उसे सेंसर करता है, फिर जाके वो रिलीज होती है। तो बिल्कुल सेंसरशिप था नेपोलियन के टाइम में भी। आप याद देखिए 1789 में ये बहुत ज़्यादा था। 1789 के बाद इसे हटा दिया गया जब वो बैस्टिल वाला जो इवेंट हुआ था, आपको याद होगा। अब वहाँ से इसे रिमूव कर दिया गया। उसके बाद सेंसरशिप हटाने के बाद अब ये सारी चीज़ें डायरेक्टली पब्लिक तक पहुँचती थी। मतलब अब पब्लिकों के पास कम्युनिकेशन का एक अच्छा खासा मीडियम मिल गया था। नाउ दे वर कम्युनिकेटिंग ईच एंड एवरीथिंग फ्रीली। न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लोडेड द टाउन्स ऑफ द France from where they traveled rapidly into the countryside, and each and everything was the very best media among the peoples to make a change। बहुत बड़ा एक वीपन था, आप ये ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे से चीज़ है। अब फ्रांस का चेन अगर मैं आपको याद दिला दूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चेन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कुछ ये पूरी रिकैप समझ लीजिए। आपको मैं बता दूं कि लुई 16 थे। लुई 16 के बाद देखो रिपब्लिक गवर्नमेंट आया था,
याद होगा आपको, रिपब्लिक गवर्नमेंट बनी थी। रिपब्लिक गवर्नमेंट मतलब नेशनल असेंबली, ये तो आपको याद होगा ना। रिपब्लिक गवर्नमेंट जो नेशनल असेंबली बनाई गई थी, जिन्होंने ड्राफ्ट किया था पीजेंट्स लोगों ने, याद होगा 800 जो असेंबली से छोड़कर आ गए थे बाहर। मैंने इसको बहुत अच्छे से क्लियर किया। नेशनल असेंबली जो आपको याद होगा वर्सेल्स के टेनिस कोर्ट में, यस एग्जैक्टली, वर्सेल्स के टेनिस कोर्ट वाले जो हैं वो नेशनल असेंबली बनाए थे। इनके बाद नेशनल असेंबली में आपस में कॉन्फ्लिक्शन होने के बाद नेशनल असेंबली ख़त्म हो गई थी। नेशनल असेंबली में चूंकि वॉरशिप को लेकर क्लब बनाने का मतलब ये क्या हुआ था, 1791 में यहाँ पे क्लब बनाने का ऑर्डर मिल गया था, तो बहुत लोगों ने क्लब बनाया था। तो उसमें मैक्सिमिलियन ने भी कुछ क्लब्स बनाए थे, तो उसका जैकोबिन क्लब वहाँ के जो कन्वेंट के नाम पे पड़ा था। तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर, इनकी क्लब बहुत ज़्यादा मतलब फेमस हुई, बहुत लोगों ने इससे आके जुड़ गए। दिन पे दिन फ्रांस में ये बहुत फेम हो गया। उसके बाद इनकी गवर्नमेंट आ गई, रोबेस्पायर गवर्नमेंट आ गई, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो गवर्नमेंट लाया था इसका नाम कन्वेंशन था। कन्वेंशन के बाद क्या हुआ, जब रोबेस्पायर को गुलेटाइड कर दिया गया इनके रिलेंटलेसली रूल्स की वजह से, तो उसके बाद कौन आई बेटा, डायरेक्टरी क्या करी थी, याद हो, अगर आपको याद होगा तो 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए थे। जो मिडिल क्लासेस, जो वेल्दियर मिडिल क्लासेस थे, ये 2 लेजिस्लेटिव क्लासेस बनाए थे, और जो कि किसे देखती थी, डायरेक्टरी को। डायरेक्टरी में कितने मेंबर होते थे, 5 मेंबर, और इनके बीच में आपसी झगड़े बहुत होते थे कि कहीं ये मुझे डिसमिस ना कर दे, है ना। तो ये आपस में बहुत मतलब इनके बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्शंस होते थे। तो इसी बीच का फायदा उठा के कौन आ गया, मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। तो ये है हमारे अब तक की पूरी फ्रेंच रेवोल्यूशन का मतलब फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज का एक शॉर्ट पॉइंट। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, आप इस चीज़ को समझिए। तो नेपोलियन जो थे, नेपोलियन बोनापार्टे आ गए बेटा। अब यहाँ पे समझो, एक्चुअल में अगर यहाँ तक की स्टोरी अगर आपको याद, एक्चुअल में स्टोरी इतना नहीं है फ्रांस की। द ट्रूथ इज ये और भी एक्सपैंड हुआ है ये स्टोरी, लेकिन आपको क्या किया है सीबीएसई ने, हाफ 9th में बताया है और हाफ हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में नेशनलिज्म इन यूरोप स्टैंडर्ड 10th में हम डिस्कस करने वाले हैं। मतलब नेपोलियन से आगे की स्टोरी जो है फ्रांस की, हम द नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर जो है फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का, वहाँ पे पढ़ेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें उन्होंने आपसे 9th में पढ़वा लिया। फ्रांस में कैसे नेशन, इसे कैसे वहाँ पे रिवोल्यूशन आया, कैसे वो डेमोक्रेटिक हो पाया। तो इसके बाद अब नेपोलियंस भी वैसे ही होगा। अगर याद मैं आपको दिलाऊं, नेपोलियन के भी कुछ जैकोबिन क्लब की तरह मतलब रोबेस्पायर की तरह है, मतलब वहाँ पे भी पावर कंसंट्रेट हो गया है। तो खैर वहाँ पे भी पढ़ेंगे हम बहुत सारी चीज़ों। नेपोलियन आए, नेपोलियन ने क्या किया, बहुत सारा अच्छा भी काम किया इन्होंने। जैसे कुछ अच्छे काम मैं आपको उनके बता दूं, जैसे कि उन्होंने क्या कि एबोलिश द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ, मतलब राजा के बेटा राजा ही मिलेगा, फ्यूडल सिस्टम उन्होंने उसे एबोलिश कर दिया। जो पीजेंट्स होते थे, जो नोबेल्स के यहाँ काम करते थे, इसे भी हटा दिया उन्होंने। मोनोरिल्स ड्यूजेस, जो मोनेरियल ड्यूजेस होते थे, पीजेंट्स का जो ड्यूजेस होता था नोबेल्स पे, है ना, तो वो उसे एबोलिश कर दिया, उसे हटा दिया। उसके बाद गाइडलाइन रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। चूंकि मैंने आपको बताया था ना कि ये मॉडर्नाइजर थे, इनका ट्रेडिंग में, है ना, ही वॉज अ मॉडर्नाइजर, है ना, तो इनका ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान रहता था कि नहीं मुझे ट्रेडिंग करना है। इवन मैं आपको याद दिला दूं कि इन्हीं के टाइम में सबसे पहली फोक्सवैगन जो कंपनी है जर्मनी में, इन्हीं की वजह से आई, ठीक है, इन्होंने ही सबसे पहले कंपनी बनाई थी। खैर, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड ट्रांसपोर्ट, और वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग होना चाहिए। कम्युनिकेशन इज रिमूव्ड, ओके, कम्युनिकेशन इज इम्प्रूव्ड। वेल, यूनिफॉर्म वेट एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज तक दुनिया इसे यूज़ कर रही है। यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम, याद होगा कि इन्होंने बहुत सारे 21 जो स्टेट था, अलग अलग यूनिफॉर्म था, अलग अलग मेजरिंग सिस्टम थे, अलग अलग लैंग्वेजेस थे, अलग अलग करेंसीज थी, उन सबको शॉर्ट करके मतलब एक यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने। उसके बाद यूनिफॉर्म लॉज इंट्रोड्यूस किया, यूनिफॉर्म करेंसीज यूनिट का उन्होंने क्या कि एक नेशन है तो एक ही करेंसीज होनी चाहिए। इन सब चीज़ों, ये सारा मतलब इनका मोटिव जो था कि एक मॉडर्न फ्रांस बनाने का। लोगों ने इसे अप्रिशिएट भी किया। मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे क्या चेंजेस हो गए। अप्रिशिएट करने के बाद ये क्या किए, मतलब
अब मैं बताता हूँ क्या किए। इवन मैंने आपको बताया था ना स्लेवरी, जो 10 इयर्स के बाद इन्होंने स्लेवरी भी शुरू कर दिया था। लेकिन क्या होता है ना, एक टाइप का लालच। अब फ्रांस तो बहुत अच्छा होने लगा, जो आसपास के जो ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, पोलैंड, हॉलैंड जो थे वो बहुत देख के खुश हो रहे थे। मतलब वो वहाँ के पब्लिक, नॉट मोनैर्की, वहाँ पर अभी मोनैर्कियल सिस्टम था, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनैर्की थी। वहाँ के लोग ये चाहते थे कि नेपोलियन आए और हमें कॉन्कर करके हमें अपने में मिला ले। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनैर्की कोई नहीं चाहता था, सब लोग वेलकम करते थे इनकी आर्मी को। लेकिन इनकी आर्मी लास्ट में मतलब प्लंडर्ड हो गई। इनकी आर्मी क्या करने लगी, सच में जीतने लगी। फ्रांस एक्सपैंड करने लगा, फ्रांस क्या करने लगा, नेबर कंट्री को जीतने लगा। और नेबर कंट्री में जीतने के बाद वहाँ के लिए अलग रूल बनाता था, फ्रांस के लिए अलग रूल था। मतलब फ्रांस के लिए कुछ प्रिविलेजेस रखा और वहाँ के लिए कुछ अलग रूल था। वहाँ के लोगों को फोर्सफुली वो आर्मी में मतलब लेने लगे थे। क्लियर? आर्मी जो रिक्रूटमेंट था वो फोर्सफुली उन्होंने ले, क्योंकि उन्हें आर्मी बनानी थी बहुत बड़ी, तभी तो वो दूसरे नेशंस को, दूसरी कंट्री को अपने में मर्ज कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें फिर से ऐसा लग रहा था कि एक रिलेंटलेस एक्शंस हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर फिर ये भी एक वॉर हार जाते हैं। उस वॉर का नाम है वाटरलू, है ना। वाटरलू का वॉर हार जाते हैं परब के अगेंस्ट। परब मतलब प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन के अगेंस्ट एक वॉर हार जाते हैं। वो वॉर, उसके बाद इन परब और मतलब ये जो सुपर पावर कंट्री है परब, प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, इनके अगेंस्ट इनका एक ट्रीटी होता है वियना में। फिर यहाँ से ओवर होता है। तो यहाँ से चीज़ें ऐसे कुछ बदलती हैं। अब तक आपको ये सारी चीज़ें होप सो के क्लियर हो गया होगा। इससे आगे का सेशन आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। फिलहाल हम अभी तक कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। होप सो कि आपको ये पूरा चैप्टर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नाउ कम टू द फ्यू एमसीक्यूज, लेट्स सी। अब यहाँ पे देखिए वही जो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह इन्होंने फ्रांस के अलावा दूसरे कंट्रीज को भी, नेबर कंट्रीज को भी कॉन्कर करना शुरू कर दिया और कॉन्कर करने के बाद ये मतलब प्लंडर्ड हो गए। अब देखो क्वेश्चन आता है, लेट्स ट्राई। मैर्सेल इज नेशनल एंथम फॉर फ्रांस रिटन बाय, अभी हमने देखा था बेटा, एक्चुअली इट इज रोजर डी लेसल। अभी हमने आपको बताया था कि ये अब फ्रांस का नेशनल एंथम है। वेल, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैकोबिन ड्रेस वर नोन एज सैंसक्यूलोट। चलिए, नाउ द रेड कैप वर इंडिकेटेड इन सैंसक्यूलोट इज लिबर्टी। The reign of terror is associated to Jacobin Club, and France Constitution added women right to vote in the year of, मैंने क्या बोला था, भारत की आज़ादी से 1 साल पहले 1946 में। होप सो कि यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट सब चैप्टर के साथ। तो जब तक के लिए थैंक यू।